नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन एक डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। कल था संडे, यानी कल 8 दिसंबर था, 8 दिसंबर को संडे था। आज मंडे है, 9 दिसंबर है, तो 8 और 9 दिसंबर 2 दिन का करंट अफेयर अपन इस क्लास के अंदर एक साथ कवर करने वाले हैं। क्योंकि संडे का अपना ऑफ रहता है, संडे की अपनी क्लास नहीं होती है करंट अफेयर की, लेकिन मंडे की क्लास में अपन संडे के करंट अफेयर को भी कवर कर लेते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास रामबाण साबित होती है। और इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसके रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिलते हैं। पीडीएफ कहां पर मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले अपन 8 और 9 दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश को पहली बार संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? पहली बात तो किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग। ये काम क्या करता है? नारकोटिक ड्रग्स आयोग क्या काम करता है? जो नशीली दवाएं होती है, ऐसी दवाएं जिनसे नशा आता है, जैसे लोरिजोपम। लोरिजोपम एक टेबलेट आती है, जब व्यक्ति को ज्यादा टेंशन हो जाती है, तनाव हो जाता है, हेमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग होने लग जाती है, यानी पैरों की जो हेमस्ट्रिंग उनमें खिंचाव होना शुरू हो जाता है, तो उसको वो टेबलेट दी जाती है, लोरिजोपम टेबलेट दी जाती है। उससे होता क्या है, व्यक्ति को नींद आती है, व्यक्ति सो जाता है, इसका मतलब दिमागी प्रेशर उसका कम हो जाता है और वो उस बीमारी से निजात पा लेता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उन गोलियों को नशे के रूप में प्रयोग करते हैं, आराम से लेते हैं टेबलेट और आराम से सो जाते हैं। तो उन सभी चीजों को ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में ये काम करते हैं नारकोटिक ड्रग्स आयोग। यानी जो नशीली दवाएं हैं उनका उपयोग संयमित तरीके से हो, उनके लिए क्या क्या नियम कानून कायदे होने चाहिए, उनको कौन सेल कर सकता है, उनको कौन परचेज कर सकता है, डॉक्टर की सलाह से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, इन सब का सही से रेगुलेशन करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स आयोग काम करता है। ठीक है, समझ गए आप? अभी इसका 68वां सत्र हुआ था, 68वें क्रम का इसका सत्र हुआ था। कहां पर हुआ था? ये वियना के अंदर हुआ था। वियना कहां पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र के अंदर, आपको पता है। संयुक्त राष्ट्र वियना के अंदर 68वें क्रम का ड्रग्स नारकोटिक आयोग का सत्र हुआ था, जिसके अंदर भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शंभू कुमारन। कौन कर रहे थे? शंभू कुमारन। और इस सत्र के अंदर भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग की अध्यक्षता दी गई है। तो वर्तमान के अंदर संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत है। 68वां सत्र हुआ था वियना संयुक्त राष्ट्र के अंदर, वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे शंभू कुमार, और वहां पर यह घोषणा की गई, भाई जो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग है उसका अध्यक्ष आज से भारत होगा। ठीक है, क्या करता है? जो सीएनडी नशीली दवाएं होती हैं उनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं उन पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख नीति निर्माण का काम करता है। इसके अलावा उनको संतुलित करने के लिए क्या क्या नीतियां लागू की जाए, उन सब पे काम करता है नारकोटिक ड्रग्स आयोग। ठीक है, सारी चीजें अच्छे से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की या नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज इसकी जो पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर इससे भी ज्यादा फैक्ट अच्छे से दे रखे हैं, तो आप उसको भी कवर कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया गया? भाई नेफिथ्रोमाइसिन है, उसको किसने लॉन्च किया है? अभी आपको एक पता होना चाहिए, बायोटेक उद्योग कार्यक्रम चल रहा था। क्या? बायोटेक उद्योग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत भारत को 8 करोड़ रुपए का फंड भी मिला था। कितना? 8 CR। जहां भी मैं CR लिखता हूं वहां आप करोड़ समझना। ठीक है, अभी जो बायोटेक उद्योग कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत जो ब्रिक्स है उसने भारत को 8 करोड़ रुपए की राशि दी थी। इस राशि से भारत को बोला गया आपको नेफ्रिथ्रोमाइसिन को बनाना है। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया है? एंटीबायोटिक दवा है नेफ्रिथ्रोमाइसिन, उसको भारत ने लॉन्च किया है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी है, इसके अंदर सारी चीजें अपने देश की ही आएगी। नेफ्रिथ्रोमाइसिन इसका नाम है। बायोटेक उद्योग कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ रुपए मिले थे भारत को, जिससे इस दवा का निर्माण किया था। ठीक है, यह दवा किस बीमारी में काम आएगी और इसके अंदर क्या क्या बनाया गया है? 30 वर्षों से इस दवा पे काम चल रहा था। कितने? 30 वर्षों से इस पर शोध का कार्य चल रहा था। लंबा समय होता है 30 वर्ष। ठीक है, और इसके अंदर पहला घरेलू जो मैक्रोलाइट एंटीबायोटिक है उसको इसमें बनाया गया है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियम प्रतिरोध दवा है। ये क्या है? AMR है। ये इस दवा को AMR बीमारी में यूज लिया जाएगा। AMR क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एंटी माइक्रोबियन प्रतिरोध, एंटी माइक्रोबियन रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंट आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ी होगी तो प्रतिरोध पढ़े होंगे।
ठीक है, दो क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, आपने सब पढ़ा होगा, फिजिक्स की बातें हैं। बायोलॉजी की बात यह है कि अभी भारत ने स्वदेशी तरीके से एक एंटीबायोटिक बनाई है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये कैसी दवा है? तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध दवा है। ठीक है, और ये जो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध है, ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके कारण भारत में हर साल 6 लाख मौतें होती है। तो इन 6 लाख मौतों को कम किया जाए, उसके लिए नेफ्रिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया है भारत ने। बायोटेक उद्योग कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ रुपए का फंड मिला था, 30 वर्षों से भारत इस पे काम कर रहा था और इसको फाइनली लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? भाई भारत है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है? इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा है। तो प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को। वैसे अपन जो भी दिवस मनाते हैं जनरली अपन उसी दिन पढ़ लेते हैं, अगर नहीं पढ़ पाते, अगर किसी की थीम नहीं आती है, किसी का कार्यक्रम आगामी दिनों में होना होता है अगले दिन, तो अपन उसको अगले दिन पढ़ते हैं। 7 दिसंबर को था तो अपन को 8 दिसंबर को पढ़ना था, लेकिन 8 दिसंबर को अपनी संडे थी तो ऑफ था, आज पढ़ रहे हैं अपन। किस तारीख को भारत ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया था? तो 7 दिसंबर को। यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1949 से अपन इस दिवस को मना रहे हैं। कब से? 1949 से अपन 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 7 दिसंबर को हम क्या करते हैं? इस दिन हम जो सेना में शहीद व्यक्ति हैं, ठीक है, शहीद जवान है, जिसके अंदर नौसेना, थल सेना, वायुसेना और जो इंडियन आर्मी है, इनके अंदर जितने भी शहीद सैनिक हैं, उनके सम्मान के लिए 7 दिसंबर को 11 बजे अपन 2 मिनट का मौन रखते हैं। कितने बजे? 11 बजे, दिन की 11 बजे। AM लिख देता हूं। तो जो तीनों सेनाओं के अंदर, भारत की सेना के अंदर कोई भी अगर जवान शहीद हुआ है, उसके सम्मान में, ठीक है, उसको श्रद्धांजलि देने के रूप में अपन 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 1949 से अपन इस दिवस को मना रहे हैं और सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा जाता है उन महानुभावों के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष समी सिल्वा एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के नए अध्यक्ष बने हैं? आपको पता होना चाहिए ACC के पहले अध्यक्ष कौन थे? जेसा थे। BCCI के अध्यक्ष भी थे, फिर जेसा को भी ICC का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था। ठीक है, वैसे वो ICC के चेयरमैन पद के लिए चुनाव पहले ही जी चुके थे, लेकिन अभी 2-4-5 दिनों पहले किया है। मैंने आपको पिछले महीने के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था भाई, ICC के चेयरमैन नियुक्त कर दिया जेसा को। जेसा कौन है? अपने भारत के भी वर्तमान में जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनके बेटे हैं जेसा, और उनको ICC का चेयरमैन, पहले ये ACC के अध्यक्ष थे। अब इनकी जगह श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, उसके अभी वर्तमान में मौजूदा अध्यक्ष हैं समी सिल्वा। कौन है? समी सिल्वा। क्रिकेट बोर्ड, CB लिख रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है? तो समी सिल्वा है। इन समी सिल्वा जी को अब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो ACC है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। आपसे क्वेश्चन को अगर छोटे फॉर्मेट में पूछ रहा हूं तो सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? समी सिल्वा। समी सिल्वा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अभी समी सिल्वा है, आपको ध्यान रखना है। सिल्वा इससे पहले भी ACC में कार्य कर चुके हैं, ACC में वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका जो वित्त और विपणन समिति है उसके पहले ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनको वित्त और विपणन का बहुत ही अच्छा अनुभव है, ACC के अंदर इन्होंने काम कर रखा है। इसके बाद अब इनको ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया, इससे पहले जेसा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटे का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है? जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने हिमभोग के लिए एक योजना बनाई है। हिमभोग होता क्या है? अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है हिमभोग क्या है? एक चित्रकला है, एक नृत्य शैली है, मक्के का आटा है, क्या है हिमभोग? तो आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से, यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है, प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्के के आटे का हिमभोग लॉन्च किया है। ठीक है,
मक्के के आटे से मक्के का आटा बनाया जाएगा, उसको हिमभोग है, प्राकृतिक खेती से प्राप्त। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हिमभोग क्या है, मक्के का आटा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसके लिए 4000 क्विंटल मक्के को खरीदा है। और ये जो मक्का है वो प्राकृतिक खेती से प्राप्त है। प्राकृतिक खेती का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर केमिकल यूज नहीं लगे, फर्टिलाइजेशन अपन ने नहीं डाले हैं, लेकिन उसमें खाद के रूप में जैविक खाद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः प्राकृतिक है, कोई भी केमिकल नहीं है। ऐसा 4000 क्विंटल का मक्का है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी खरीदा है। इसके अंदर कौन से जिले से कितना खरीदा है, मुख्यतः 3 जिलों से इसको खरीदा गया है। सबसे ज्यादा जो सोलन जिला है, सोलन जिले से सबसे ज्यादा मक्का खरीदा गया है, 1140 क्विंटल खरीदा था। पूरा एक एक डाटा, मतलब डिटेल एनालिसिस का मतलब यही होता है, प्रत्येक चीज को बड़ी गहराई से अपन को देखना है। बाय द वे, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपसे अगर पूछ लिया जाए हिमभोग क्या है, तो आपको ये सारी चीजें हिमभोग है अगर पूछ लिया जाए पीसीएस के अंदर, मेंस के अंदर, फिर वहां ऑप्शन तो नहीं आएंगे, वहां आपको लिखना पड़ेगा। तो हिमभोग क्या है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्के का आटा है, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4000 क्विंटल मक्के को खरीदा है। पूर्णतः प्राकृतिक मक्का है, जिसके अंदर सोलन जिले से 1144 क्विंटल सबसे अधिक खरीदा गया। उसके बाद चंबा से 810 क्विंटल खरीदा गया है, चंबा से 810 क्विंटल। इसके अलावा जो मंडी है वहां से भी आपको पता है राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहती है, कंगना रनौत के कारण मंडी से उन्होंने 650 क्विंटल मक्का खरीदा है। एक्चुअल के अंदर जब भी आप पीसीएस मेंस के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, आपने हिमभोग के बारे में लिख दिया, लेकिन करंट की ये जो चीजें हैं, करंट के ये जो फैक्ट आप डालोगे तो आपका आंसर थोड़ा अलग होगा और आपको वहां पर एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सोलन जिले से 1140 क्विंटल, चंबा जिले से 810 क्विंटल, मंडी से 650 क्विंटल, टोटल 4000 क्विंटल मक्के को खरीदा है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त मक्का है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने खरीदा है। इससे क्या करेंगे, इससे हिमभोग बनाएंगे। हिमभोग क्या होता है, मक्के के आटे को हिमभोग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल किसने जीता है? ये भाई क्रिकेट का था, अंडर 19 क्रिकेट का एशिया कप था, जो कि कल ही हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भारत और बांग्लादेश के मध्य फाइनल हुआ था। भारत इसके अंदर 59 रनों से हार गया था। भारत हारा है और बांग्लादेश के साथ हुआ था, तो बांग्लादेश इसके अंदर विजयी रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अंडर 19 एशिया कप है, उसका जो खिताब है वो किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। इसकी जगह यहाँ पर भारत है वो 59 रनों से फाइनल में हार गया था। दुबई का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वहां पर ये मैच हुआ था। इसके अलावा ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, जो अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का होता है उसके अंदर भारत सबसे लीड करने वाली टीम होती है। ज्यादातर खिताब भारत ही जीतती है, लेकिन इस बार भारत फाइनल में हार गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, इस बार जो अंडर 19 एशिया कप हुआ था उसका फाइनल बांग्लादेश ने जीता है। भारत 59 रन से हार गई थी। इसका फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, कौन से देश में किया गया है? तो नेबार्स्का, नेबार्स्का देश के अंदर महात्मा गांधी की जो एक प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। ये कब हुआ था? ये 6 दिसंबर को इसका अनावरण हुआ था। डेट नहीं पूछी जाएगी, फिर बता रहा हूं, याद नहीं रखनी है, डेट नहीं पूछी जाएगी। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो नेबार्स्का देश के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में इस देश के नेबार्स्का के गवर्नर हैं, उन्होंने इसका अनावरण किया था। जिम पिलेन इनका नाम है। जिम पिलेन कौन है? ये गवर्नर है इस देश के। बाय द वे, अगर फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाए तो ये पूछा जा सकता है। जिम पिनेल है वो नेबार्का के वर्तमान में गवर्नर है। इन्होंने ही महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। जो स्टेट कैपिटल है वहां पर, जो इस देश की स्टेट कैपिटल है वहां पर इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंदर इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो गांधी की शांति, अहिंसा, न्याय और वैश्विक विरासत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मूर्ति लगाई गई है। आपको पता है गांधी जी शांति के पक्षधर थे। गांधी जी का अहिंसा का नारा आपको पता है। ठीक है, न्याय को वैश्विक विरासत पर कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको पता है न्याय के
प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था महात्मा गांधी का। तो इन सभी के चलते नेब्रास्का देश के अंदर इनकी एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया है। वहां के जो गवर्नर है जिम पिलेन, उन्होंने इसका अनावरण किया था। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए और काफी समस्या का सामना करना पड़ा सीएम को नियुक्त करने के लिए। ठीक है, अच्छी सीटें आ गई थी, फिर भी एकनाथ शिंदे को इग्नोर करना, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को फिर वापस वहां पर मुख्यमंत्री बनाना, ये सारी राजनीतिक घटनाएं वहां पर हुई थी। उसके बाद में विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। आरपीएससी जो एग्जाम लेती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, वो अगर इस टाइप का क्वेश्चन देना होता है तो इसी क्वेश्चन को उठाती है। वो कभी भी वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पूछती, वो यही पूछेगी विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, थोड़े डीप जाके पूछती है। राहुल नार्वेकर। एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, मेरा आपसे एक सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? और उसकी शपथ है वो किस आर्टिकल में है? यानी विधानसभा अध्यक्ष की शपथ किस आर्टिकल में है, अगर आपको आर्टिकल आता है, या उसको शपथ कौन दिलाता है? बताइए। पढ़ते होंगे आप भाई, स्टेट पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, इंडिया पॉलिटी पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने राज्य की विधानसभा पढ़ी होगी, विधानमंडल पढ़ा होगा। ठीक है, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद से जो बनता है उसको विधानमंडल बोलते हैं। विधानसभा अध्यक्ष है, उसको शपथ कौन दिलाता है और उसके शपथ का उल्लेख विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किस अनुच्छेद में है? बता सकता है कोई? बता सकता है तो कमेंट में बता दो, यही वीडियो को पॉज करके। नहीं बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हो? विधानसभा अध्यक्ष, कोई भी व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कभी शपथ नहीं लेता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो एक एमएलए के रूप में शपथ लेता है, वो एक विधायक के रूप में शपथ लेता है। विधानसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष के पद के रूप में शपथ नहीं लेता है। विधानसभा का अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा का उपाध्यक्ष फिर त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। विधानसभा का अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक विधायक के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है? बताइए आप मुझे। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, निर्वाचित नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता के रूप में उसको नियुक्त किया जाता है, ना कि निर्वाचित किया जाता है। वो एमएलए के रूप में चुनाव लड़ता है, जनता उसको एमएलए निर्वाचित करती है, ना कि उसको मुख्यमंत्री निर्वाचित करती है। मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। उसी प्रकार राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, ये सारे पॉलिटी के फैक्ट है, इनको आपको याद रखना चाहिए। देखिए करंट अफेयर के अंदर, करंट अफेयर अच्छी तैयारी किसी स्टूडेंट की मानी जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? अब आपको विधानसभा में अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती है, अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में अगर रिकॉल हो रही है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अदरवाइज अपने आप में झांकने की जरूरत है। ठीक है, राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। करंट में क्या क्या चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 288 सदस्य है वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर, जिसमें से 230 सीट है वो किसने जीती है? वो महायुति गठबंधन के नाम से वहां पर जो गठबंधन था उसने जीती है। भाजपा ने उसमें से 132 सीट जीती है। ठीक है, उसमें से शिवसेना और अजित पवार की जो एनसीपी पार्टी है, शिवसेना ने 57 सीट जीती थी, एनसीपी ने 41 सीट जीती थी। इस प्रकार कुछ सीटों का वहां पर अंतिम परिणाम आया था। ठीक है, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलो यही क्वेश्चन थे भाई आज के। ये था 8 और 9 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ सारी चीजें कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो अगर वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर देने की कोशिश किया करो, चाहे वो आंसर गलत भी क्यों ना हो, क्योंकि अपन किसी भी आंसर को अगर एक बार गलत कर देते हैं तो फिर अपन आगे से उसको कभी गलत नहीं करते, अगर अपन ने उसका सही आंसर जान लिया तो। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे।
पीडीएफ कहां पर मिलेगी? मंथली पीडीएफ तो मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9887809083। आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, डेली के डेली चाहिए। हम डेली आपको मैसेज नहीं करेंगे, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे। आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, तो आपकी प्राइवेसी वहां पर पूरी रहेगी। क्लास के बाद में आपको डेली वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होते हैं हमारी इस वेबसाइट पे। आप इसको जरूर चेकआउट करना। आपका सिलेबस जो होगा, आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उस वैकेंसी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। आप उनको वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर कोई भी अगर नई वैकेंसी आती है, किसी वैकेंसी के फॉर्म ओपन होते हैं, किसी वैकेंसी के फॉर्म में करेक्शन की डेट आ गई है, तो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। और करंट अफेयर की डेली की समरी भी हम वहाँ पर देते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।